हेलो एवरीवन। आइए, इस समय हम लोग क्लास 10th में क्वेश्चन बैंक की सीरीज लगा रहे हैं। डिफरेंट तरीके के क्लास 10th के क्वेश्चन लगा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, इस वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ एक जो थंब का इंप्रेशन है उसे लाइक कर दें प्लीज, और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं बोर्ड पे जो मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट से रॉन्ग ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन की दो कैटेगरी है। अब आईएससी में जो काउंसिल के जो नॉर्म्स हैं वो कह रहे हैं कि वो हाफ मार्किंग कहीं है ही नहीं, नो हाफ मार्किंग एट ऑल। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरू के दो तीन वर्ड्स हटा दे मैंने। फाइंड आउट द ऑड वन। तो एक कैटेगरी इस क्वेश्चन में आपको ऑड वन निकालना है, एंड राइट कैटेगरी टू विच द रिमेनिंग थ्री बिलोंग्स। यानी 3+1 टोटल 4 वर्ड्स देंगे आपको सेंटेंस में, एक ऑड वन निकालना है और बाकी बचे हुए 3 की कैटेगरी लिखनी है। मोस्टली ये रॉन्ग हो ही जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं, किसी से भी हो सकता है। वास्ट है, जहाँ एरिया वास्ट हो जाता है वो क्वेश्चन को, वर्ड्स को कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे देखें, कहाँ रखें, किधर रखें। अब आइए शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस लिखा है ऐसे लिखा है, देखिए नंबर 1 पे, द फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल। बोलती जाती हूँ, हालांकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड सेल्स के सर्कुलेशन के बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के साथ मेरे चैनल जीवन ज्योति पे पड़े हुए हैं। आप हेल्प लेना चाहें तो। न्यूट्रोफिल्स एक WBC है, मोनोसाइट एक WBC है, थ्रोम्बोसाइट एक प्लेटलेट है, और लिम्फोसाइट एक WBC है ना। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये एक ही कैटेगरी में आएगा। ये होगा WBC, ये हो जाएगा WBC, ये भी हो जाएगा WBC, और ये थ्रोम्बोसाइट हम लोग प्लेटलेट्स को कहते हैं। दिस इज PLATELETS। तो ऑड वन कौन हो गया? थ्रोम्बोसाइट। अब इन क्वेश्चन का आंसर्स लिखने का पैटर्न क्या है, कैसे लिखें जो इंप्रेसिव हो, अच्छा लगे, सुंदर लगे। कोई भी चीज का डिस्प्ले जितना अच्छा होता है ये तो उतनी स्मूथली एसएसआर का पेन चलता है। कॉलम बनाया, लाइन कवर किया, ऐसे उनको एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस विल बी देयर रिलेटेड टू दिस ऑड वन आउट, है ना। तो आप कोशिश करिए कि 10 लाइंस की कॉलम कवर करें, और 10 लाइंस का कॉलम कवर करने के बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ऑड वन में एक ही वर्ड है इसलिए कॉलम छोटा, और रेस्ट 3 की कैटेगरी लिखनी है स्टेटमेंट में, इसलिए ये कॉलम बड़ा। तो यहाँ ऊपर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं ऑड वन। ऐसा करने से आपको केवल एक ही बार लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप हर सेंटेंस के लिए लिखोगे ऑड वन और फिर लिखोगे कैटेगरी ऑफ रेस्ट 3। कॉलम बनाने से आपको ये 2 हेडिंग सिर्फ एक ही बार लिखने पड़ेंगे। तो पहला आ गया ऑड वन, और फिर आपने लिखा कैटेगरी, TEGORY, कैटेगरी ऑफ रेस्ट 3। बस अब आप एक एक सेंटेंस को पढ़ते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। हम लोग पहले वाले का आंसर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑड वन में पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ गया थ्रोम्बोसाइट। हमने लिखा THROMBOCYT, लिख लिया। साइट माने सेल ही होता है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और बाकी 3 लिखे हुए हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। तो कह रहा है ना कैटेगरी ऑफ रेस्ट 3। तो रेस्ट 3 के लिए आपको लिखना है कि रेस्ट 3 आर टाइप ऑफ WBC या वाइट ब्लड सेल्स, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये लिख लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारा कंफर्म हो गया, ये करेक्ट हो गया। इसको ये दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। इतना लिखना, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखते ही आपको 1 नंबर मिल गया। अब अगर आप चाहते हैं कि और एक्सप्लेन किया जाए, और ये आपको बायो भाई बहुत पसंद है, तभी देन यू राइट डाउन थ्रोम्बोसाइट इज द प्लेटलेट्स which helps in clotting of blood and rest 3 are type of WBC। पर यहाँ लिखेंगे ऑड वन को बिल्कुल लिख के यहाँ पे अलग छोड़ दीजिए। एक सजेशन मेरा बच्चों को रहता है कि बेटा एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखो। अपनी नॉलेज कभी ना दिखाएं, एक्स्ट्रा अननेसेसरी कभी नहीं लिखा जाता। दूसरा भी यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये मैंने फिर व्हाइट ब्लड सेल से ही ले लिया, क्योंकि ऊपर एक व्हाइट ब्लड सेल का था, ठीक है। लगता है अच्छा ऐसा क्वेश्चन बताया गया तो दूसरी तरीके से कैसा आ गया, कैसे बन सकता है। देखिए
न्यूट्रोफिल WBC है, अभी पढ़ा हमने। मोनोसाइट WBC है, अभी पढ़ा हमने। बेसोफिल्स ये भी WBC है, और इस्नोफिल्स ये भी WBC है। अब यहाँ पे ये आपको दो नए वर्ड मिल रहे हैं, ठीक है, ये और ये दो तो ऊपर से आप पहचान रहे, लिख लेते हैं इसको भी ताकि इजी हो जाए। ये भी WBC है, ये भी WBC है, ये भी WBC है, और ये भी WBC है। तो ऑड वन क्या है? यहाँ पे जो ऑड वन है वो है मोनोसाइट। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये जो है ये आपके ग्रैन्युलर WBC कहलाते हैं, और ये जो होता है वो नॉन ग्रैन्युलर WBC होता है। तो जो न्यूट्रोफिल है वो ग्रैन्युलर है, बेसोफिल ग्रैन्युलर है, इस्नोफिल्स ग्रैन्युलर है। तो यहाँ पे जो सेपरेट हो गया, जो ऑड वन हो गया, उसके लिए वर्ड हम लोग लिखेंगे मोनोसाइट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, सेकेंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऑड वन ले आइए, ये हो गया MONOCYTE मोनोसाइट, ठीक है। यहाँ फिर वैसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, रेस्ट 3R WBCs but granulocyte GRANULOCYTE granulocyte, राइट। तो अब ये हो गए आपके दो तरीके के WBC हैं, तो उन WBC को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हुए आपने लिखा कि इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। फिर आइए नेक्स्ट, थर्ड कह रहा है लेक्राइमल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे जो ऑड वन होगा वो होगा लेक्राइमल ग्लैंड, है ना। तो बाकी तीन को क्या लिखेंगे, रेस्ट 3R एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। तो नेक्स्ट ऑड वन मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, राइट। चलिए आइए फोर्थ, है ना, नेक्स्ट में आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी, ट्रांसपायरेशनल पुल, प्लाज्मोलिसिस। थोड़ा इजी सा लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे हम सबको पहचान रहे हैं कि प्लाज्मोलिसिस वाटर के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, और ये यहाँ पे पानी सेल के बाहर आता है, उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। रूट प्रेशर, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है पानी ऊपर चढ़ाना, ASCENT, एसेंट ऑफ सैप। सैप बोलते हैं क्योंकि मिनरल्स भी जा रहे हैं। ये भी एसेंट ऑफ सैप, ये भी एसेंट ऑफ सैप, और वो है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल बिकॉज ऑफ व्हेन द सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो उसका साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। ये हो गया हमारा प्लाज्मोलिसिस, है ना। तो अब यहाँ जो ऑड वन है उसमें ये जो फोर्थ आप कर रहे हैं, हम लोग यहाँ फोर्थ करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लाज्मोलिसिस, ये लिख दिया हमने। और बाकी तीन के लिए लिखेंगे रेस्ट आर द फोर्सेस और पुल, रेस्ट आर द फोर्सेस और पुल, है ना, और पुल फॉर एसेंट ऑफ सैप। बाकी के तीन ऐसे फोर्स हैं, ऐसे पुल हैं, ऐसे खिंचाव हैं जिससे तने में पानी ऊपर चढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कंजक्टाइवा, ठीक है, दूसरा इनकस, फिर कॉर्निया, फिर आइरिस। आइए इनसे मिलवा देते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं आइस का। यहाँ बनाते हैं ऐसे, ये तो आइस की जो कवरिंग होती है ना यहाँ पे, ये आई की ये इस कवरिंग को, इसे कंजक्टाइवा कहते हैं। ऐसे लिख दिया कंजक्टाइवा, ठीक है। इसका ये जो कॉर्निया, ये बल्ज पार्ट है ना, इसको कॉर्निया कहते हैं, इस भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया हो गया, ये कॉर्निया हो गया। जो उभरा हुआ हिस्सा है आंखों का बाहर, वो कॉर्निया होगा। और जो आइरिस है ना, वो एक और लेयर आएगी ऐसे अंदर, और ये आइरिस बनाएंगे। ये बन गया। याद दिलाने के लिए आपको मैंने एक रफ स्केच खींच दिया, ये आइरिस हो गया। यानी ये पार्ट आई, ये पार्ट आई, ये पार्ट आई, और ये ऑड वन है। किससे रिलेटेड है? ये ईयर से। तो क्या करेंगे हम, फिफ्थ में लिखेंगे इनकस, INCUS, रेस्ट आर द पार्ट ऑफ आईज। वेरी सिंपल। मोस्टली आप लोगों से क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, पता नहीं हो जाते हैं, दायरा बहुत विस्तृत है इसका, लेकिन फिर भी आप चाहें तो बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आया सिक्स्थ में, आपके पास ये क्वेश्चन पैटर्न के फॉर्म में 5 ही होंगे,
मैंने नए जनरेट करके बताया आपको, यूट्रस, पॉन्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये इजी है, पहचान में आ रहा है कि ये एक्सक्रीटरी है, ये भी एक्सक्रीटरी है, ये भी एक्सक्रीटरी है, और ये कुछ डिफरेंट है। अब अगर मान लो डिफरेंट ना याद आए कि पॉन्स कहाँ पड़ा था, परेशान है, इतना प्रेशर है, रात में जगे थे, बाप रे कितना टफ है, कितना कोर्स है, बहुत ज्यादा है, कैसे खत्म करे, पॉन्स तो दिमाग से उड़ गया, लेकिन पॉन्स दिमाग में ही होता है, पॉन्स इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। नहीं याद आ रहा, कोई टेंशन नहीं, उसने पूछा ही नहीं, वो तो कह रहा ऑड वन निकालिए, तो आप पहले ऑड वन निकाल दीजिए। यहाँ पे पॉन्स, उसकी इसकी कहानी तो वो पूछ ही नहीं रहा, क्वेश्चन में इसकी कहानी पूछी नहीं गई है आपको, जहां यू 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 दिखाई पड़े, ये यूरिन से रिलेटेड पर ध्यान रखिएगा, यूट्रस वर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये पॉन्स यहाँ लिखा, और बाकी हमने लिखा रेस्ट आर द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब एक और मजेदार बात बताऊं आपको, अगर इसी क्वेश्चन को एक और जनरेट करना हो हमें, है ना, एक क्वेश्चन और जनरेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है, यूरेटर लिखा है, पॉन्स की जगह UTERUS, यूटरस लिखा है, अभी देखिए कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। यहाँ पे हमने यूरिनरी ब्लैडर लिखा है, सेम ऊपर वाले को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ हमने यूरेथ्रा लिखा है। अब यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं, भाई क्या हो गया, सब तो यू से आ गया, और मोस्टली जो है बच्चे यहाँ पे यूरेटर और यूट्रस में, इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें ऑड वन क्या होगा, यूट्रस। क्यों? क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और रेस्ट आर द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए अब ना दूसरे तरीके का क्वेश्चन ढूंढते हैं हम लोग, है ना, इसमें भी मार्क्स कभी कभी चले जाते हैं। क्या कह रहा है, स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। नीचे जो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं उनका कहीं पर भी बॉडी के ऑर्गन में या प्लांट के अंदर या कहीं किसी प्रोसेस में इसका क्या एग्जैक्ट लोकेशन है वो बताना है। ठीक, पहला टर्म है कॉर्डा टेंडिनी, पहले इनसे मिल लें फिर मैं आपको बताती हूँ कहाँ लिखा जाता है। कॉर्डा टेंडिनी ह्यूमन हार्ट में होता है। एक रफ स्केच बना रहे हैं आपके सामने, देखिए ऐसे बना दिया हार्ट। आपको नहीं बनाना, आपको लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है और क्यों लिखना है इसके लिए मैं दिखा दूं कि होते कहाँ है ये कॉर्डा टेंडिनी। हार्ट का ये हिस्सा ड्रॉ करा, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल ड्रॉ करी ऐसे, ये 1 2 3 ये बन गई। यहाँ पे हमने लिखा ऑरिकल, AURICLE ऑरिकल, और ये हमने लिखा वेंट्रिकल, ये हो गया VENTRICLE वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे हमने दो बाइकस्पिड और इधर हमने ट्राइकस्पिड वाल्व लगा लिया। याद भी नहीं होता बाइकस्पिड वाल्व कहाँ है, तो बाइकस्पिड वाल्व की लोकेशन भी आती है, ट्राइकस्पिड की भी आती है, तो अभी पढ़ते हैं उसको भी। पहले हम अपने मेन प्रॉब्लम पे आते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो मसल्स है ना, इसके ऊपर से कुछ पेपिलरी मसल्स निकलती हैं और वो फ्लैप पे जाके लग जाती है, ये इसको हम कहते हैं कॉर्डा टेंडिनी। हम C और T लिख के काम चला रहे हैं, जगह थोड़ी कम है, कॉर्डा टेंडिनी लिख ली है ना। तो अब इनको लिखे कैसे, कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है कॉर्डा टेंडिनी। दीज आर papillary muscles, PAPILLERY papillary muscles, MUSCLES। ठीक है, these are papillary muscles। ठीक, present in ventricle of heart, present in location बताना है ना आपको, present in ventricle of heart। ये हार्ट लिखना बहुत जरूरी है, पता तो चले कि हार्ट में है कि किडनी में है कि कहाँ है। प्रेजेंट इन वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, ठीक है, इतना हो गया है ना। अटैच्ड विथ मसल्स, अटैच्ड विथ वेंट्रिकुलर मसल्स, है ना, अटैच्ड विथ वेंट्रिकुलर मसल्स। ठीक है, MUSCLES। आप यहां तक लिखेंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। वेंट्रिकुलर मसल से अटैच्ड है, ऊपर बाइकस्पिड से अटैच्ड है। अब ये तो हो गए आपके कॉर्डा टेंडिनी मसल्स। अब इनका फंक्शन क्या है, राइट, इनका फंक्शन है दैट इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। कॉर्डा टेंडिनी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स को अपनी जगह पर खोलने और बंद होने के काम में
हेल्प करते हैं। अगला आइए, ये वर्ड मैंडेटरी है बेटा, यहाँ पे हार्ट मेंशन करना बेटा है। अब आइए कॉर्पस कैलोसम कहाँ है? अच्छा, यहाँ आपको कंफ्यूजन होता है, कॉर्पस कैलोसम और कॉर्पस ल्यूटियम, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसको याद करने का तरीका है कि सी स्क्वायर इज देयर इनटू द ब्रेन, है ना, ये सी और ये सी। कॉर्पस कैलोसम ब्रेन में पाया जाता है, हमारे सिर का जो ये वाला हिस्सा, जो ब्रेन का ये हिस्सा है जिसको हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। हेमी माने आधा, तो आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है, बीच में जो कनेक्शन है उसको हम लोग कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। यानी ब्रेन को अगर सामने से इधर से बना दे, यूं ये बना दे सेरेब्रल हेमिस्फेयर, तो ये हो जाएगा कॉर्पस कैलोसम, ये हिस्सा कॉर्पस कैलोसम है। दिस वन कैसे लिखेंगे? कॉर्पस कैलोसम पूरा लिख लेते हैं फिर से ऐसे, कॉर्पस कैलोसम, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। इज प्रेजेंट इन बिटवीन, ऐसे लिखना है आपको अपनी कॉपी में, इन बिटवीन टू सेरिब्रल, CEREBRL, सेरिब्रल हेमीस्फेयर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये हुआ फुल इंफॉर्मेशन, दिमाग इसमें आधा लिख के नहीं छोड़ना है। कॉर्पस कैलोसम इज देयर इनटू द सेरिब्रल हेमिस्फेयर या प्रेजेंट इनटू द हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर खाली लिखोगे तो किसका हेमिस्फेयर, ये लिखना जरूर। देखो ये मैंडेटरी है कि प्रेजेंट है किसमें, सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, और ये भी मैंडेटरी है ह्यूमन ब्रेन। बिना ह्यूमन ब्रेन लिखे कैसे पता चलेगा कि कॉर्पस कैलोसम ह्यूमन ब्रेन में होता है? बिना सेरिब्रल हेमिस्फेयर लिखे कैसे पता चलेगा कि ब्रेन की खूब सारे पार्ट्स में एक ऐसा पार्ट है सेरिब्रल पार्ट जो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, उसको ये कनेक्ट कर रहा है। फिर आइए सीलियरी बॉडी, राइट, ठीक है। इट इज प्रेजेंट, अभी दिखा देते हैं कहाँ होता है। प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, आंखों में है हमारे, इन ह्यूमन आई, इन कोरॉइड लेयर, CHOROID LAYER, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। यानी अगर एक ह्यूमन आई बना दे तो ये बाहर की लेयर हो गई जिसको हम स्केलेरा कहते हैं, है ना। ये ह्यूमन आई बनाई हमने सिंगल, ऐसे बना ली ह्यूमन आई, ये बन गई ह्यूमन आई। इसकी जो सेकेंड लेयर होती है, ये सेकेंड लेयर बनाने की कोशिश की जा रही है जिसको कोराइड कहते हैं, है ना। तो उस सेकेंड लेयर में ये जो बल्ज पार्ट है, ये पार्ट, इसको सीलियरी बॉडी कहते हैं और इसको आइरिस कहते हैं। ये है सीलियरी बॉडी, CILIARY, सीलियरी बॉडी। फंक्शन इसका क्या होता है? ये लेंस जो आंख में लगा होता है ना, उसकी फोकल लेंथ को कम और ज्यादा, एक्मोडेशन कहते हैं इसको, तो ये उसकी फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन में नेक्स्ट टर्म है हमारे पास थाइलाकॉइड, ठीक है। अब आप ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, बिल्कुल ठीक है, दिखा देते हैं, इनके भी दिखा देते हैं, दर्शन करा देते हैं। ऐसे सिंपल एक लीफ का सेक्शन अगर कट कर दें तो इनकी सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाला हमने, इसको बाहर निकाला, तो ये कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है ना, कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर ये बन गया हमारा। तो इसका जो एक एक ये इसको हम थाइलाकॉइड कहेंगे, थाइलाकॉइड। अच्छा, कुछ चीजों को यहाँ कवर कर लेते हैं, ठीक। थाइलाकॉइड है तो ऐसे लिखेंगे जैसे अभी लिख के आपको दिखाती हूँ। और अगर कई थाइलाकॉइड हो, 1 2 3 4 5 मान लो इतने लगे हुए, कॉइन की तरह एक के ऊपर एक लगे, और इस सिंगल को हम ग्रैनम कह रहे हैं, है ना। ये एक तरीके का फॉर्मूला डेवलप करने की चीजें हैं। यानी अगर हमें थाइलाकॉइड लिखने को आए तब भी हम यही लिखेंगे, ग्रैनम लिखने को आए तब भी हम यही लिखेंगे, क्लोरोफिल लिखने को आए तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। चलिए आइए पहले तो थाइलाकॉइड लेते हैं, ठीक। कैसे लिखेंगे, लोकेशन बतानी है ना, तो हमें लिखना है पूरा पूरा लिख लेते हैं। इट इज, ठीक है, इट इज अ कॉइन लाइक, सामने डायग्राम में दिख रहा है कॉइन के जैसा, सिंगल, ये कॉइन के जैसा। इट इज कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा, इट इज कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, पूरी डेफिनेशन देते हैं पिन कोड सहित, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन लीफ, खत्म कहानी।
पूरी डेफिनेशन दे दी, पूरा एड्रेस दिया है, व्यक्ति का नाम ये है, गली मोहल्ला ये है, पता ये है, पिन कोड ये है, कोई ऐसी चीज नहीं जो छूट जाए। तो अब आपको ये हमने दिया क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड है, वो भी कहाँ है, ग्रीन लीफ में। अगर यही ग्रैनम आ जाए, ठीक है, इसी थैलाकोइड की जगह, ये फिफ्थ है ना, सिक्स्थ हम लोग जरा ग्रैनम कर लेते हैं। ग्रैनम लिखने का तरीका बिल्कुल यही होगा, है ना, ग्रैनम, ग्रैनम, इट इज प्रेजेंट इन क्या, वही क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन लीफ। खत्म। यहाँ पे तो हमें ये भी नहीं बताना है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, अगर लिखना भी होता लिखेंगे कि इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इट इज अ सिंगल पाइल ऑफ द डिफरेंट कॉइन लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन अ स्टॉक, राइट। तो बिल्कुल सिंपल है मोस्टली। अब ये इजी पार्ट होता जा रहा है तो पूछते नहीं, लेकिन थैलाकोइड को पूछते हैं। ये हमारा ये हिस्सा हो गया क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट है जो फिफ्थ है, यहाँ पे ये फिफ्थ कह रहे हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक। अब ये हार्ट का हिस्सा है, क्लीन किया जाए बोर्ड को ताकि मैं आपको फिर से डायग्राम में ही दिखा सकूं। ये देखिए, इसको हटा लेते हैं और इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। जब आप हार्ट का डायग्राम पढ़ते हो और चारों चैम्बर को देखते हो, अभी ड्रॉ किया था, दोबारा कर रही हूँ आपके सामने, ऐसे करते हो, यूं सिंपल खटाखट 4 चैम्बर ड्रॉ करने होते हैं, बस लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है, ये कर लिया हमने, ठीक है। अब ये पल्मोनरी, पता है हमें कि यहां से जो निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है वो ऑर्टा है। जो यहां से निकला, जो ब्लड को लेकर जाएगा, जो बड़ी सी जो आर्टरी है, एरो ऐसे लगा लेते हैं, इसको ऑर्टा कहते हैं, ठीक है, ये ऑर्टा हो गया। पल्मोनरी आर्टरी जो है, सेमी ल्यूनर वॉल्व यही होते हैं, इसके बेस पे है, ये लगे हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये इसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। लोकेशन बतानी है हमें, लेकिन अब ये वाला एरोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व पूछे तो कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ऑर्टा विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, सिंपल। अगर पूछे एरोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, लेकिन पूछा नहीं ना, उन्होंने तो कह दिया पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, इसलिए मैं इसको लिख के नहीं दिखा रही। अब पल्मोनरी कहां से ओरिजिनेट हो रही, यहां से ओरिजिनेट हो रही, ये हो रही ओरिजिनेट। तो ये क्या है, ये है राइट, RIGHT, क्या, वेंट्रिकल, जिसकी वॉल मोटी होती है, जिसकी वॉल थिक होती है, उसको वेंट्रिकल कहते हैं। उल्टा क्यों लिखते हैं, इस साइड वाला है ना, क्योंकि ये इधर, ये अगर मेरा हार्ट है तो ये यूं इस तरफ से पिक्चर खींची गई, तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, ठीक। तो ये हम आ गए राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब इस राइट वेंट्रिकल में ये लगी हुई है पल्मोनरी आर्क। अब इसको थोड़ा क्लीन कर दे ताकि दिखाई पड़े और समझ में आए। अब इस पल्मोनरी आर्क को लेकर के ऐसे ऊपर जाते हैं, इसको लंग्स में जाना है तो ये आर्क आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ऐसे लंग्स को जा रही है, लंग्स को जा रही है। अब ये सेमी ल्यूनर वॉल्व तो इसके बेस पे है ना, यहाँ है ना ये, तो इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो यही पूछा है इन्होंने लोकेशन। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि राइट वेंट्रिकल में किसमें होता है, पल्मोनरी जो आर्क निकल रही है या पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, तो लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट, ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ARTERY इन, या और क्लियर कर लो, which originates, ORIGINATES, which originates from right ventricle of human heart। ये हुआ इसका ABCD पूरा, पिन कोड सहित पता। क्वेश्चन क्या था, आपको बताना था पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व की लोकेशन। लिखा मैंने डायग्राम बनाते समय, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। अब इसी वाले डायग्राम में 2 पॉइंट और आ सकते हैं लोकेशन के, जिसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक। यहां क्लियर कर लेते हैं इस पॉइंट को, ये हटा दिया। कभी कभी पूछते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड,
इसको भी क्लियर करो ताकि बाइकस्पिड समझ में आए क्या कहा जा रहा है, बाइकस्पिड कहाँ है। ये हटा लेते हैं, ये चल दोबारा ही ड्रॉ करना आसान रहेगा, इतना हटाने में बहुत टाइम लगता है। चलिए आइए, हार्ट है ना, हमने सिंपल ड्रॉ कर रखा है, ये बना लिया हमने ऑरिकल छोटा, ये वाला छोटा, ये वाला थोड़ा सा बड़ा, और ये हमने बना लिया वेंट्रिकल। ठीक, बन गया हार्ट, बन के रेडी हो गया ह्यूमन हार्ट। अब यहाँ पे जो है ये है बाइकस्पिड वॉल्व, और इसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे हमने चैम्बर खींच दिया, इसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, लिख लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, VENTRICL। इसको हम कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल, AURICLE। ठीक, ये वाला वॉल जो है वो हो गया बाइकस्पिड। ठीक, कप्सिड नहीं, कस्पिड, बाइकस्पिड वॉल। ठीक, अब अगर वो आपसे पूछ रहे हैं, नेक्स्ट आपका नंबर तो नहीं याद है, ऐसे सर्कल कर लेते हैं, पूछ रहे हैं लोकेशन बताना है बाइकस्पिड वॉल्व की, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सीधे लिखना है इट इज प्रेजेंट। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल, AURICLE, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, TRICLE ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये हो गया HEART, ह्यूमन हार्ट, ये हो गया। अब अगर वो पूछते हैं ऐसे, ये तो बाइकस्पिड था ना, बाइकस्पिड को ही मिट्रल वॉल्व कहते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन लोकेशन के यही सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर इसकी जगह पे बाइकस्पिड वॉल्व की जगह पे, ये इसकी जगह पे बाइकस्पिड ना ऑलमोस्ट बच्चे याद रखते हैं कि यहाँ है, अगर इसकी जगह पे इन्होंने वर्ड दिया है मिट्रल वॉल्व, MITRAL, तब भी आंसर यही होगा, सेम है, अता पता है ना। मेरा नाम ज्योति, साथ में जीवन, इंसान तो एक ही है। उसी तरीके से मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व सेम चीज है। अब अगर ऐसे ही पूछा, इसको पूछ लें, ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब देखिए, इसको लिख के तो नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। सिर्फ कितना डिफरेंस है, लेफ्ट की जगह हम वर्ड यूज करेंगे राइट। ये ऑरिकल है तो ऑरिकल, ये वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल। यहां आपको लिखना है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। Tricuspid valve is present in between a right auricle and right ventricle of human heart। तो आप प्लीज लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।